एक एफपीओ के पटेल साहब, एसके सिंह जी हमारे सहयोगी साथी हों। आज बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं जब आया तो इन्होंने एक छत्तीसगढ़ की स्कीम बताई। क्या है इसमें? गरवा घुघरवा। अब देखिए कितनी बढ़िया आपकी जो जिसने भी बनाई होगी, कितना उसमें सार निहित है। प्राकृतिक संसाधनों का एक सक्षम उपयोग, एक स्वस्थ पोषण, दोनों इसमें आ जाते हैं। प्राकृतिक साधनों का सक्षम उपयोग कैसे? जल अगर बह रहा है उसको रोक करके हम सिंचाई में इस्तेमाल करें। दूसरा, जो प्राकृतिक संसाधन हम नुकसान करते हैं, अपना गोबर, अपना जो है घर का जो अवशेष, सबको सड़ा करके एक अच्छी खाद बना लें, कितना बढ़िया है। और तीसरा आपका था क्या है? दूसरा है बाड़ी, गाय। क्या मतलब अद्वितीय है, बताइए। मैं तो अब ये कहने के लिए बाध्य हूँ, ये आज की आवश्यकता है। हमारे घर में भी पहले गाय पाली जाती थी, भैंस भी पाली जाती थी। अब थोड़ा सा क्या हुआ कि हम यहाँ नौकरी करने आ गए, छोटा भाई गांव में रहता है, अब वो भी थैली वाला दूध खरीदता है। जिस घर में 2 गाय है उस घर में समझ लो सब कुछ है। और दूसरा, इन्होंने बताया मुझे कि जो गाय दूध देने लायक नहीं रहती उसको लोग छोड़ देते हैं। आपका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उसका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या नहीं पहले थी, ये एक सामाजिक समस्या है। जिस गाय का आपने सब 7-8 बार तो गाय ब्याती ही है अगर ठीक से परवरिश की जाए, होता ऐसा नहीं होता। 7-8 पूरा जीवन उसने आपकी सेवा की, आपका पोषण किया। जब वो इस लायक नहीं रहती तो लोग उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। अब तो वो स्थिति आ गई है कि इलाहाबाद में जब माघ मेला लगता है ना, तो बहुत सारे जब माघ मेला खत्म होता है तो बुजुर्गों को छोड़ के चले जाते हैं। ये संस्कृति हमारी परिवर्तन है। हमको ठीक ध्यान है, एक बैल थे हमारे, हमने अपने पिताजी से पूछा कि अभी तो जोतते नहीं है, इनको क्यों यहाँ पे चारा खिलाते हो? यदि इसने कम से कम 15 साल ये जोता है, 10 साल खेत जोता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते जब तक मरेगा नहीं। वो खूंटे पे ही मरते थे और फिर जो गांव के दूसरे लोग होते थे उसका अपने उपयोग कर लेते थे, खाल निकाल ली, हड्डी चली गई बिकने। मरने के बाद ऐसा होता है, ऐसा मुझे ध्यान है। अब छत्तीसगढ़ का मैं नहीं जानता क्या है ऐसे, लेकिन यहाँ एक आदर्श परियोजना चलाई गई जहाँ पे ऐसे जानवरों को इकट्ठा करके उनके गोबर का उपयोग होता है। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चारों स्कीम है आपकी, एक एक करके हमने बताया कितनी अच्छी है। अभी नए यूरिया की बहुत बात हुई, इसके अलावा कोई बात ही नहीं, ठीक है ना? तो हम भी सोचते पहले नए यूरिया की हम भी बात कर ले, फिर और बात भी कर लेंगे अगर आप लोग अनुमति दोगे। तो ये तो मुझे, मैं एयरपोर्ट से उतरा तो इन लोगों ने बताया तो मैं बहुत ही गदगद हो गया, मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। और ये सुन के हाँ बाड़ी भी होती है। मुझे आज से 42 साल पहले का मेरा अपना, जो मेरी नौकरी में नया नया आया था, मैंने इनको घटना भी बताई, आपको ही बता। तो जब हम गांव में जाते थे प्रचार, मतलब इफ्को की तरफ से, इफ्को संस्था किसकी है? किसान का पैसा लगा हुआ, किसान का पैसा समिति में लगा है ना, और समिति का पैसा इफ्को में लगा है। ये किसी व्यापारी की संस्था नहीं है।
किसी बड़े बिजनेस कारपोरेट की संस्था नहीं है, ये संस्था आपकी है। तो ये भाव हमको ट्रेनिंग में बताया गया था साल भर, तो हम उसी भाव से गांव में गए तो देखा हरी सब्जियां गांव में बहुत कम थी। मैं 41 साल पहले 42 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय हमको बजट मिलता था कुछ कार्यक्रम करने का, 200 रुपये मिलता था एक कार्यक्रम करने का, एक का 500 मिलता था। जो हमारे पुराने साथी हैं, उनको शायद याद होगा, तिवारी जी को भी याद होगा। तो हमने क्या किया, किसान सभा हमने कहा तो ऐसे भी हो जाएगी। तो उस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हमने क्या कुछ 1 किलो लौकी का बीज खरीदा, 1 किलो कद्दू का खरीदा, 1 किलो तरोई का खरीदा, 1 किलो करेले का खरीदा, उतने में आ गए। और फिर सबको मिला के छोटी छोटी पुड़िया बनाई। तो हमने सोचा लड्डू बांटने से तो अच्छा है कि बीज दे दें इनको, तो बीज से कुपोषण भी समाप्त होगा और एक आदत पड़ेगी। जब एक बार लौकी फल गई ठीक से, एक बार तरोई ठीक से फल गई, एक बार कद्दू का पौधा जिंदा होकर के कद्दू देने लग गया, एक बार करेले के पौधे से कुछ करेले मिलने लग गए, तो किसान भाई प्रेरित होंगे कि ये भी चीजें आवश्यक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो चारों स्कीम आपकी हैं बहुत अच्छी हैं, इनको भूलिएगा नहीं कभी। और यही आज की सही मायने में जरूरत है। अब भाई नैनो की बात कर ली जाए, सभी वक्ताओं ने नैनो की बात की। ये नैनो आया क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है? अच्छा, इतने लोग हाल में बैठे हो, एक ईमानदारी से बात बताओ, कितने लोग इसमें से दवा नहीं खाते? ऐसे कुछ लोग हैं इसमें जो दवा नहीं खाते बिल्कुल। 1-2 आदमी मिला मुश्किल से, चलो ठीक है मान लिया। ज्यादा 95 से 98% आदमी दवा खाने को मजबूर है कि नहीं बताइए? गांव में पहले की बात करो, देखो पुजारी साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से इनकी उम्र हमसे ज्यादा होगी, निश्चित रूप से ज्यादा होगी। 83 है, तुमसे बहुत है उम्र बड़े, हमारे चाचा काका लगे तब भी। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, इनके बचपन की तो ये बता सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा गांव है, 2 गांव है बहुत बड़े बड़े, उसमें दोनों गांव में एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर भी थे और मास्टर भी थे। उनका नाम था बाबू राम डॉक्टर। कहीं किसी को कुछ हो गया तो छोटी मोटी दवा दे देते थे, और 14-15 किलोमीटर तक दवा का कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब अगर किसी को बीमारी कुछ ऐसा हो गया तो न तो डायग्नोसिस का कोई मतलब था, और फिर उसको बैलगाड़ी में लाद के ले जाना पड़ता था। 15 किलोमीटर हमारे बागर में पड़ता था मेरे यहाँ से, तो वहां लोग ले जाते थे। ऐसी घटनाएं भी कभी कभी होती थी दोनों गांवों में, यानी गांव के अधिसंख्य आदमियों को दवा नहीं खानी पड़ती थी। ऐसा क्या कमाल हो गया कि सब आदमी दवा खा रहा है? सोचो जरा इसको। परिवर्तन हुआ कि जितने रासायनिक खाद आए, जितनी भी रासायनिक दवाएं आई, उनका प्रयोग किसान ने प्रशिक्षण पाने के बाद नहीं किया। खाद कैसे आई उसका मैं भी साक्षी हूं। बचपन में मैंने देखा, मेरे गांव में एक सीड स्टोर था, लल्लू राम सुपरवाइजर थे वहां पे। तो 1 कुंटल का एक बोरा आया, एक ट्रक में लग के 50-60 बोरे आए, तो कोई ले नहीं रहा था उसको। तो हमारे पिताजी सरपंच थे उसके, तो उन्होंने कहा अच्छा लल्लू राम दे दो, हम ले जाके अपने खेत में डालते हैं। अब पता चला सरपंच थे और मेरे पिताजी प्रधान भी थे, तो लोगों ने, प्रधान जी ने डाला, सरपंच ने डाला, चलो हम भी ला के देखते हैं। देखते देखते खाद का प्रयोग शुरू हो गया। बहुत सारी रासायनिक दवाओं का, बहुत सारे जितने रसायन हैं कृषि के, उनका प्रयोग किसान ने एक दूसरे को देख के किया। ये बात मानते हो नहीं मानते? पहले कुछ आप भी हाँ ना करते रहो। सही बात है। और आज भी कमोबेश स्थिति वही है कि नहीं? बताओ। अच्छा
हम भी बड़ा काम करते हैं, कृषि विभाग भी काम करता है, ये एफपीओ चलाते हैं पटेल साहब, ये भी बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए क्या हम पहुंच पाते हैं? बताओ, आप पहुंचते हैं? हाँ ना में जवाब दो। नहीं पहुंचते। तो ये जो है परिस्थिति है। अब आपने हमको बनाया इसको, हमारे प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब, उन्होंने सोचा कुछ किया जाए। ये यूरिया का क्या है, ये लोग तो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से बता देते, बड़ा आसान बता देते। 1 एकड़ खेत में हर किसान 2 बोरी यूरिया डालता नहीं डालता है? डालता। कुछ लोग ज्यादा भी डालते होंगे, बोलो भाई। कितना डालते हैं? टीएपी मिला के 4 बोरी। अच्छा ये बताओ, अगर 2 किलो यूरिया में 90 हो गई, 100 किलो मान लेते, 100 किलो अगर यूरिया आपने डाली तो काम में आती है 15 किलो। जो नाइट्रोजन उसमें 46% होता है, 46 किलो होता है। काम में कितना आता है? 15 किलो। और बाकी 85 किलो या 80 किलो क्या बचता है, वो कहाँ जाता है? वो तीनों जगह जाता है। अभी बता रहे थे इसके सिंह, अगर वो जमीन में रुक जाता है तो जमीन को नुकसान पहुंचाता है। कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है जमीन को? जमीन में अम्लीयता बढ़ा देता है, यूरिया ज्यादा हुआ। जमीन में दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को घटा देता है। नाइट्रोजन तो मिलेगा, दूसरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। और कई बार जमीन से आवश्यकता से अधिक यूरिया क्या है, जैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए नहीं थी सबको, तो पौधों को भी प्रोटीन चाहिए। अगर आदमी के शरीर से पानी निकाल दिया जाए तो जो कुछ बचेगा उसमें 80% से ज्यादा प्रोटीन होता है। पौधे भी तो हमारे जैसे जीवधारी तो हैं। पौधे को आप जीवधारी मानते नहीं मानते? बोलो भाई, हाँ ना बोलो। जीवधारी है। अच्छा, कौन अच्छा है, आदमी अच्छा है कि पौधे अच्छे हैं? क्यों? वो हमको पाल रहा है, हमको सब कुछ हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है, जो लगता है हाँ देखो, बहुत सही बातें आप बता रहे हो। पौधे क्या है, ये भोले जी ने बढ़िया बात कह दी एक लाइन में कि पौधे हम अपने स्वार्थ के लिए तो उगाते हैं। कुछ प्राकृतिक पौधे भी उगते हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं? प्रकृति पे निर्भर है। उनको अगर भोजन नहीं मिलता तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, फिर भूखे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं। बीमारी हो जाती है तो आपकी दया के ऊपर निर्भर होते हैं। अब आदमी तो किसी की दया पर निर्भर है नहीं। भोजन नहीं मिला तो घर में अपनी पत्नी से गांठ लगाएगा। अगर पत्नी जबरदस्त पड़ी तो कहने नहीं नहीं कुछ नहीं, जाके जो मर्जी आया करो, मैं नहीं बना सकती हूँ। तो आप पड़ोसी क्या खा लोगे? वो भी जुगाड़ नहीं तो किसी से मांग के खा लोगे, नहीं तो छीन के खा लोगे। चोरी करके लूट देते हैं। खाना पौधा क्या करेगा? इनमें से कोई काम कर सकता है? नहीं। जिसको आपने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया है उसके पोषण का ध्यान होना चाहिए। तो वहां पे कुपोषण हो गया, जमीन में अम्लीयता बढ़ गई। नाइट्रोजन का जो आप कहते हो हरापन यूरिया डालने से ज्यादा आता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या होता है कि जब जड़ क्षेत्र में नमी के माध्यम से यूरिया घुलता है तो घुलने के पहले तो उसका भी एक उदाहरण बता दूंगा। जैसे आप रोटी खाते हो, क्यों भाई, सब लोग रोटी खाते नहीं खाते? हमारे साथ रहो थोड़ी देर तक, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सब लोग रोटी खाते हैं ना, और पैदा क्या करते हो? गेहूं, चावल या गेहूं।
गेहूं तो खाते नहीं, रोटी खाते हैं। यानी गेहूं से रोटी बनाने में क्या करना पड़ता है? आटा पिसाना पड़ता है, फिर मारना पड़ता है, फिर रोटी बनती है। 2-3 क्रियाएं होंगी। तो जमीन में आपने यूरिया डाली, नमी में घोला, उसमें एक अवस्था होती है उसकी नाइट्रोजन की उपलब्धता की, उसको बोलते हैं एमाइड फॉर्म लिया हुआ। तो उसमें एक प्रक्रिया हुई तो वो एमाइड से NH2 से NH4 में परिवर्तित हुआ, उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। आपको लिखने की जरूरत नहीं, यानी अवस्था परिवर्तन हुआ एक। तो धान के पौधे तो उसी अवस्था में ले लेते हैं। अब बाकी जो पौधे हैं वो नाइट्रेट में लेते हैं। फिर दूसरा अवस्था परिवर्तन हुआ, पहले दाने से आटा बना, पाड़ा गया, फिर उसके बाद रोटी बनी। 2 अवस्थाएं। तो जैसे जानवर हैं वो आटे खा लेते, नहीं खा लेते, आटा बड़े चाव से खाते हैं। अब आदमी को तो रोटी चाहिए बढ़िया, फिर उसमें मारा जाएगा। तो वही स्थिति है, जानवर उस अवस्था में जैसे धान के पौधे हैं वो तुरंत ले लेंगे, लेकिन बाकी जो पौधे हैं जो नाइट्रेट में लेते हैं उन्हें एक और अवस्था परिवर्तन हो। और अवस्था परिवर्तन होने में उसका जो क्षीणता हो गई, कैसे क्षीणता हुई? पहले तो वैसे कमजोर हुआ, आधा निकल गया वहां तक, फिर और आधा, मतलब 15 से 20 किलो 100 किलो में इस्तेमाल होगा, यानी 30 से 40%, बाकी सब बर्बाद। इन्होंने बताया कि उसमें से वो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है और सब गैसें निकलती हैं, हवा में प्रदूषित करती हैं, और जल में नाइट्रेट चला जाता है तो जल को प्रदूषित होता है, और जमीन का हमने आपको बताया। तो जो बताया वो नहीं। अब तीनों तरीके के प्राकृतिक संसाधन आपने कभी पढ़ा है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच सत्व से रचित शरीरा, ऐसा कोई चौपाई उपाई है? नहीं, कहीं सुनी हो गया। तो 3 तो आपने खराब कर लिए, उन्हीं का आप उपयोग करते हो। तो बताओ, अच्छा यही खाली नहीं किया, कीटनाशक का प्रयोग सुनने में बहुत होता है। अब कीटनाशक तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। किसी किसान को नहीं पता सब्जी में कौन सा डालना चाहिए कीटनाशक। वो किस पे आश्रित है? दुकान जो नवयुवक हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सब चीजें पढ़ते हैं, नेट से देखते हैं, वो भी सही नहीं इस्तेमाल करते। सब्जी में वो रसायन का छिड़काव होना चाहिए जो प्रयोग करने के बाद समस्या को खत्म कर दे और उसका कोई अवशेष न बचे। सामान्य तौर पे ऐसे जो रसायन हैं उनका उपयोग उतना नहीं होता। उपयोग क्या होता है? जय दमानम, कार्बोफ्यूरॉन डाल दो, BHC नहीं, कुछ तमाम सारे ऐसे मेलाथियन डाल दो, सब ऐसे पड़ता रहता है। तो उसमें क्या है, देखो उसमें तो सीधे खतरा है। वो पूरा का पूरा रसायन का अवशेष सब्जी में जमा हो गया, आपके दाने में चला गया, और आप जैसे खाओगे फिर वो खाओगे तो फिर स्वस्थ रहना थोड़ा कठिन हो गया। हमारी मजबूरी भी है। अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे हमारा उत्पादन घट जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये मैंने यूरिया की बात बताई, अब नैनो यूरिया की बात सुनो। ये जो एक सीसी है वो जो उठाओ जरा, इसमें 500 मिलीलीटर है और इसमें लिखा होगा 4%, ठीक है ना? 500 मिलीलीटर का 4% कितना हुआ? इनके साथ और लोग बताएंगे, लोग आपको बता रहे, बता देंगे, ऐसा कोई थोड़ी इतना हिसाब नहीं लगा पाएंगे लोग। 20 ग्राम हुआ, वो जड़ से होता है। और जड़ से अवशोषण कब होता है? जब वो उपलब्ध अवस्था में बनता है। अमोनियम धान के लिए, नाइट्रेट और फसलों के लिए। तो उनके जो आयन होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो आयन जड़ क्षेत्र से अंदर जाते हैं, तो उनकी क्षमता बहुत कम है। अब यहाँ क्या हुआ, तो एकदम से पौधा उसको ले लेगा। कोई रुचिकर चीज है ना, जैसे रसगुल्ला अच्छा लगता है,
भूखे हो एकदम मिल जाए तो 4 से 10 खा लेंगे, क्यों भाई? खाते नहीं खाते? तो वही हालत पौधे की होती है, जरूरत है उसको प्रोटीन की, नाइट्रोजन जरूरत है, खा ले एकदम से 8-10। ज्यादा जब अवशोषण कर लेता है तो इन्होंने बताया क्या क्या नुकसान है। खेत के लिए नुकसान, पर्यावरण के लिए नुकसान, इसके अलावा कई नुकसान है उससे। बीमार हो जाए उसे क्या होता है, क्यों बीमार हो जाता है, उसका तर्क सुनिए। बीमार क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्यादा ले लिया तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, कोमलता आ जाती है, मुलायम हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जो कोमल आदमी होगा ना, उसको कीड़ा भी लगेगा, उसको बीमारी भी होगा। और जो स्वस्थ होगा उसको क्या होगा, न कीड़ा लगेगा न बीमारी लगेगा, लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा, कहीं खास बिजली थोड़ा फुंसी हो गया, बाकी नहीं लगेगा, न फिर बीमारी तो नहीं होगी। तो वहां पे ये अंतर है। यहाँ पे कई तरीके से सब प्रदूषण और अवशोषण में जो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ क्या होता है, अगर दूसरी स्थिति इसमें जो है नैनो पार्टिकल, नैनो के कण है। अभी आपने देखा, फिल्म देखी थी, अति सूक्ष्म कणों से निर्मित है। तो उसमें हमने क्या किया, जो आयन होते हैं ना, जिस रूप में पौधा लेता है, उनके सैकड़ों हजारों आयन एक कण में हम लोग उसको कैप्सूल बना देते हैं, उसको पकड़ के जो बंद कर देते हैं, उसमें तिजोरी में कहते कवच में बंद कर देते हैं, एक कवच बना देते हैं इनके कणों पे, उसमें आयन ही आयन भरे हुए हैं। और ये सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जो है पौधे हो जाते हैं, चाहे जिस वनस्पति भाग से आप लेते। फिर उपलब्धता का काम वहां शुरू होता है, पौधे के अंदर। पौधे के अंदर आवश्यकता के हिसाब से ये कण आयन के रूप में परिवर्तित होते हैं और पौधे की आवश्यकता के अनुसार ही उपलब्ध होते रहते हैं। यानी जो नैनो यूरिया का छिड़काव है, इसका प्रभाव 25-30 दिन तक रहता है। यूरिया का प्रभाव अगर सीधी भाषा में कहें तो एकदम शुरू होता है, हरा होता है, फिर थोड़े दिनों बाद उतना हरापन यूरिया के खेत में नहीं रहता है। इसको आप भी महसूस करते हो। इसमें क्या होगा, अभी बताया था, जो भाई साहब क्या नाम आपका? विवेक सिंह ठाकुर साहब ने बताया था। इसीलिए इनको लगता है, और लोग लगता है एकदम हरा नहीं होता, एकदम हरा नहीं हो। लेकिन अभी जो नया वाला आ रहा है ना, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी इससे हरा भी अच्छा होगा, वो भी समस्या खत्म है। यानी अपने हित में ही नहीं, अपने समाज के हित में प्रदूषण पैदा करने वाली चीजों का अगर कोई विकल्प आपके पास है, उसका इस्तेमाल करना आपका नैतिक दायित्व है कि नहीं, बताइएगा। इसमें कुछ भी नहीं प्रदूषण है, बिल्कुल सुरक्षित है, किसी के लिए हानिकारक नहीं है। अभी बता रहे थे साहब त्रिपाठी साहब, बड़े वैज्ञानिकों के आधार, शोध के आधार पे जो है इसको हम लोग लाए। 11,000 किसान कृषि विज्ञान केंद्रों के सुपरविजन में इसका ट्रायल लगा चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने संस्तुति दी है कि इसके प्रयोग से उत्पादन 7 से 8% बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है 7 से 8%। हमारी जमीन को, हमारे पानी को, हमारी वायु को प्रदूषण कम होता है, हमारा पौधा स्वस्थ होता है क्योंकि उसको पोषण ठीक मिलता है। और साथ ही साथ अगर 7% ना माने, 8% माने या 6% माने, अगर 5% मान लेंगे, 1 एकड़ में 20 कुंटल तो धान आप पैदा ही करते होंगे, क्यों भाई? करते नहीं करते? होता है ना सर। अरे हम करें ज्यादा तो करते, हाइब्रिड लगाता होगा 30 भी करता होगा, 35 करता होगा। मेरे पास 2 एकड़ खेती है और मैं
सदा पद्धति से काम करता हूँ, स्वयं खुद मेहनत करता हूँ ना, उसमें मैं मजदूर नहीं ले जाता। जब से वो पौधा तैयार हुआ तब से मैं करता हूँ और 54 क्विंटल धान में निकलता तो 27 कुंटल। अब देखो बाबा एक बात बताएं, हम करें 1 कुंटल, आपको कई बार नहीं भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप खरपतवार नाशक भी छिड़कते हो, आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर भी छिड़कते हो, और अगर कोई किसान हमारे यहाँ सागरिका की बोतल देखो रखी हुई है, इसको अगर हम पौधों का अमृत कहें ना, संजीवनी जैसे होती है, वही चीज है सागरिका, और शुद्ध रूप से जैविक। 17 पोषक तत्व चाहिए पौधे, 14 इसमें है, और बाकी 1 इसमें है। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन कम है, वो थोड़ी है, इसमें पूरी है भरी हुई। तो इसमें अगर दोनों को मिला के आप स्प्रे कर दो, एक बार अनुभव करना, आपने शायद अनुभव किया, ठाकुर साहब ने दोनों को मिला के डाला है। ये इतना अच्छा उत्पाद है सागरिका। इसमें 2 ही खास बात है। जैसे दादाजी हैं हमारे, 83 साल की उम्र में इतने स्वस्थ हैं, और हम 62 वर्ष की उम्र में कम से कम 8 गोली रोज खाते हैं, समझे आप? और हम स्वस्थ नहीं हैं। कारण क्या है? खाना हमारा और दादा का एक ही जैसा होगा, दाल। दिन भर में आप एक बार खाओ या 3 बार खाओ, मतलब दाल सब्जी रोटी आप खाते होगे, दाल सब्जी रोटी हम भी खाते हैं, मीट मुर्गा मछली हम भी नहीं खाते, आप भी नहीं खाते। हम लोगों में एक समानता भी है। कोई इस तरीके का भोजन हम नहीं करते, आप भी नहीं करते। आप स्वस्थ क्यों हो, हम अस्वस्थ क्यों हैं? मूल कारण मालूम क्या है इसका? आपके शरीर की ऐसी संरचना है कि उससे अवशोषण अच्छा कर लेता है, संतुलित अवशोषण करता है। हमारे शरीर की जो पाचन तंत्र है और जो भी चीजें हैं ना, वो अवशोषण इतना अच्छा नहीं करते हैं, तभी हम बीमार हैं। ठाकुर साहब है देखिए स्वस्थ हैं। क्यों स्वस्थ हैं? कि इनका संतुलित पोषण भी है और संतुलित अवशोषण भी है। तो संतुलित अवशोषण बनाने के लिए और विपरीत परिस्थिति में मजबूती प्रदान करने के लिए सागरिका तरल से अच्छा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा वो इसके बारे में कह सकते हैं। बताओ भाई कितने लोगों ने प्रयोग किया, आपका क्या अनुभव है? ठीक है, सभी किसी का खराब हो तो बताए, बोलो भाई, कोई अनुभव कैसा है? ठीक है सर। जी ने विज्ञान बहुत से लॉन्च किया, इतनी इसकी पार्टनर्स है। बहुत लोग इसका डुप्लीकेट बनाने लगे, तो इनको का मोनोग्राफ सब चीजें देख के खरीदिएगा। अब क्यों डुप्लीकेट बनाने लगे? क्योंकि सस्ता बहुत है। हम 550 रुपए के 1 लीटर दे देते हैं, और अगर 2 बोतल ये और 1 बोतल वो खरीद लो। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, मैं आवश्यकता बता रहा हूँ। तो 450 का ये हुआ और 550 का वो, 1000 रुपए खाली खर्च करना। अभी और 2-3 खर्चे बताएंगे आपको। अगर इसके 2 स्प्रे आप कर लो ना, और खाद सब आधी कर दो, डीएपी भी सब आधी कर, कुछ नहीं होगा, बढ़िया पैदावार होगी। दूसरा जो मैं एक बात कहने वाला था, रासायनिक खादों के दुरुपयोग या असंतुलित प्रयोग से सबसे बड़ी हानि मालूम क्या होती है? कि जो अनाज पैदा होता है, जो चीजें उससे उत्पादित होती हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत कम होती है, क्वालिटी नहीं आती। अभी इन्होंने कहा खुद, अभी ठाकुर साहब ने कहा, कई और लोगों ने अपने अनुभव में बताया कि दाना चमकदार और मजबूत था। तो अगर दाना चमकदार और मजबूत है
तो बाजार में भी अच्छी कीमत मिलेगी और आपको अंदर से बड़ी आत्मिक संतुष्टि होगी कि मैं ऐसी चीज पैदा करके बाजार में बेच रहा हूँ जो खाएगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये अच्छा लगे कि नहीं लगे बताओ? ठीक है ना। ज्यादातर हम लोग गांव के जो रहने वाले बहुत स्वार्थी नहीं है, सोचते दूसरे का भला हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है। तो ये जो है हमको प्रयोग करना ही है। और आप बिल्कुल अभी थोड़े दिनों के बाद नैनो डीएपी भी आ गई है, खुद ने यहाँ रखी हुई है। भारत सरकार के पास केवल एक साइन के लिए भी रुकी हुई है, एक फिर उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। हम अगली बार से नैनो डीएपी भी आपको देंगे। नैनो डीएपी की जरा बोतल था बताएं मुझे। ये तो इतना बढ़िया है, आप भूल जाओगे डीएपी को थोड़े दिनों में। और थोड़े दिनों में क्या, आज से 10 साल बाद कि जितनी भी बोरी वाली खाद सब बंद हो जाएगी। वो तो 5 साल में जानी चाहिए। अगर आप लोग मदद कर दोगे तो 5 साल में खत्म कर देंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान इसको का ही होगा। तो सबसे ज्यादा जो है उत्पादन हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन जो इसको ही करता है। लेकिन हमारे प्रबंध निदेशक, हमारी सोसाइटी के लोग ने हमको यह अधिकृत कर रखा है किसान के हित में काम करो, और किसान के हित में पहले काम करते हैं। तो डीएपी में क्या होगा, इसमें आधा निकालो 250 मिली, और जिस चीज की बुआई करने जा रहे हो उसका बीज पानी मिला लो उतना ही, जिसमें बीज से 1 अंगुल ऊपर ले पानी, उतना पानी मिलाओ 1 अंगुल ऊपर रहे और मिला के इसको रख दो। 1-2 घंटे के लिए रखा रहे तो आप देखोगे वो 1 अंगुल पानी खत्म हो जाएगा, लगभग बराबर लेवल आ जाएगा। फिर उस बीज को फैला दो, तो सुखा करके बुआई करते हैं। इसमें खास ऐसे तत्व मिलाए हैं कि ये जो डीएपी के नैनो कण है ना, वो बीज से चिपक भी जाएंगे और बीज के अंदर भी घुस जाएंगे। मतलब डीएपी का जितने कण हैं, ये सीड में जैसे सीड बीज पानी सोखेगा, पानी में मिला हुआ है तो कण भी सोख लेगा, और जो बचे हुए होंगे सतह पे चिपक जाएंगे। और जैसे ही अंकुरण होगा उसको फास्फेट की आपूर्ति प्रारंभ हो जाएगी, जितनी जितनी चाहिए उस हिसाब से मिलने लगेगा। पहले तो हम कहते भाई आधा ही रिप्लेस करो, जैसे यूरिया कह रहे आधा यूरिया करो, हम भी कहते हैं आधी डीएपी डालो आधा ये कर दो। लेकिन जिन किसानों ने एक और भी प्रयोग बताएंगे वो कर लेंगे ना, तो डीएपी को तो अलविदा करा सकते हैं और यूरिया को भी करा सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं। विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक चर्चा है, तो आधे के लिए पहले संस्तुति करेंगे। आधा इसका जो बचा है ना, जब नैनो यूरिया का पहले का छिड़काव करोगे, पहले वाला, ठीक है ना, तो जो भी बनाओगे तरल जितना बनेगा 5 टंकी 6 टंकी 8 टंकी 10 टंकी, उसमें समान रूप से आधी बोतल जो भी है वो उसका छिड़काव आप कर दीजिए। तो फास्फेट की क्या सिफत है, जब आप डीएपी डालते हो तो मालूम क्या होता है, मतलब 2 गोली आपने डीएपी डाली 100 किलो हुआ ना, तो 100 किलो में 46 किलो जो है फास्फेट होता है। ठीक है भाई, कोई हिसाब गड़बड़ हो तो 46% होता है ना डीएपी में फास्फेट। उसे मालूम कितना इस्तेमाल में आता है, कोई आगे बता सकता है? बताओ 46 किलो में कितना तत्व इस्तेमाल में आता है, कोई अंदाजा लगा दो। बोलो बोलो। और बताओ भाई कोई आदमी।
इन्होंने 12 बताया है, कोई हमारा होंगे। हाँ है 4% 4 किलो नहीं भाई 4%। और कोई अंदाजा लगाओ। अरे बोलो, कुछ तो बोल दो। 20%। आप क्या हो गए, पियो चला रहे हो क्या? क्या अपना परिचय तो बताओ यार। 20% बोला सर। अपना परिचय बताओ। मैं अपना नाम पूरा नाम ऐसा देना था सर। खेती करते हो कुछ और करते हो? खेती करता हूँ सर। चलिए देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही बता दिया। और इसमें ना सर जैसे वो है ना 0044 0050, जैसे धान की खेती में उस टाइम जानना अच्छा चाहिए। चलो ठीक है, बाकी हमको बता दें तो फिर आप बताना है। ठीक है सर। हम दूसरा विषय है ना ये, तो नैनो डीएपी जो है, और वहां पे 20% अगर काम में आया तो 46 किलो में कितना काम में आया? 9.2 किलो। 2 बोरी डीएपी से 9.2 किलो फास्फेट भी पौधे ले पाते हैं, बाकी दूसरी अवस्थाओं में बदल के वहीं पड़ा रहता खेत। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी इसकी उपयोग क्षमता 90% ही है। हमने सोचा, पहले डरते डरते वैज्ञानिक से पूछा जिसने बनाया है कि अब ये जमीन में जाएगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। फिर जमीन में तो जाएगा, लेकिन बीज के भीतर घुसा हुआ है। जैसे जैसे पौधे को जरूरत होगी 8-10 मिनट के बाद उसको खींच लेगा, बचेगा क्या उसमें से। और जब स्प्रे करोगे तो स्प्रे की 90% पहले से ही है। तो उपयोग क्षमता इसकी भी बहुत ज्यादा है, और इससे भी बहुत ही स्वस्थ पोषण पौधों का होता है। अभी बाकी चीजें, सागरिका ग्रेन्यूल आप लोग खरीदते हो, लेकिन इसके बारे में ठीक से नहीं जानते। ये क्यों अच्छा है दूसरों से, ये भी जाने। इसमें जो सीवीड है, जो उसमें खुला हुआ है सागरिका में, उसका पाउडर 1 एकड़ के लिए 331 ग्राम 331 ग्राम वाली जरूरत पड़ता है। इसमें पूरा 330 ग्राम होता है। और इसमें मालूम क्या है, इसमें जिंक भी है, इसमें बोरान भी है। हम लिखते नहीं है, लेकिन इसमें जिंक भी है और बोरान भी है, कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। 10 किलो का है ना ये, तो इसमें 2.1 किलोग्राम कैल्शियम भी है और 1.6 किलोग्राम जो है सल्फर भी है। इसमें 4 पोषक तत्व है और साथ में सीवीड भी है, इसीलिए इतना ज्यादा उपयोगी है। इसके बराबर का कोई भी आप बाल्टी और या कोई भी बैग आप मत खरीदना। ये 450 रुपए का है, हो सकता है वो 200 का मिल रहा हो, 300 का मिल रहा हो। हमसे ज्यादा कम रेट में कोई प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता। हमारा काम ही है किसानों को ठीक दाम पे चीजें उपलब्ध कराई जाए। अभी हमने कहा था 2 और आपको खर्चे बताएंगे हमारे।